मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह व्याकरण का चौथा लेशन शब्द विचार लेकर आपके सामने आया हूँ। आप इस विषय को समझने का ध्यानपूर्वक सुनिए और इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सरल लेशन है, आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएंगे। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों पर हम विचार करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, आदि आदि के बारे में सब आपको बताएंगे। तो शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पानी, खरगोश, रसगुल्ले, ये सब शब्द कहलाते हैं। और ये वर्ण से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के संयोग से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि परिभाषा मैंने अभी बताई कि वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह, क्रमबद्ध सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कई भेद हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द बने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द किसे कहते हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया है उसमें देखिए तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव शब्द आते हैं, देशज शब्द आते हैं और विदेशी शब्द आते हैं। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप अर्थात बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत भाषा के शब्द जो अपने मूल रूप में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं या प्रयोग में लाए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द में जो संस्कृत में उनका रूप है वही हिंदी में वही रूप है। तो जैसे अग्नि, ये अग्नि एक शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी ये इसी रूप में प्रयोग हो रहा है इसका। तो मयूर, हस्त, आम्र, घृत, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ परिवर्तन के रूप में या परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग लाए जा रहे हैं, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा में इनका जो रूप है वो हिंदी में थोड़ा बदल गया। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं परंतु हिंदी में उनका रूप बदल गया है या हिंदी में वो कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, आग तद्भव शब्द। हाथी, हाँ, ये सब तद्भव शब्द कहलाते
इसके बाद है देखिए तीसरा देशज शब्द। देशज, देशज मतलब जो शब्द हमारे देश में बने। देखिए हमारा भारतीय संस्कृति में ग्राम में बहुत सारे लोग रहते हैं। भारत गांव का देश है। गांव की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द बन गए हैं जिनका प्रयोग अब होने लगा है। तो बोलियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की बोलियों से कुछ शब्द आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित है। तो गांव देहात से, ग्रामीण सभ्यता संस्कृति से और बोलियों से जो शब्द हमारे देश में बने हैं, हमारे देश में जिन शब्दों का जन्म हुआ है क्षेत्रीयता का, क्षेत्रीय आधार पर या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण से जो शब्द आ गए हैं, बन गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये हमारे देश में ही बने हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, गाड़ी, थप्पड़, ओढ़नी, ये देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। हमारे देश भारत में अनेक शासकों ने शासन किया है। मुसलमान शासक, अंग्रेज और भी उससे पहले और कई वंशज हमारे भारत में शासन किए। तो ये जो भाषा प्रयोग करते थे, उस भाषा का प्रभाव हमारी हिंदी में हुआ। उनकी भाषा के शब्द हमारी हिंदी में आ गए। अंग्रेज लंबे समय तक हमारे देश में शासन किए, तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। तो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कॉलेज, स्कूल, रिक्शा है, तारीख, पेन, ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो अंग्रेजी शब्द तो बहुत ज़्यादा है। टेलीविज़न, टिकट मशीन, साइकिल, ट्रेन, लेटर बॉक्स, फुटबॉल, स्कूटर, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी। फारसी शब्द में देखिए मदरसा, नाशपाती, दुकान, ये फारसी शब्द है। अरबी शब्द देखिए फकीर, फरिश्ता, रिश्वत, जमींदार, ये फारसी, ये अरबी शब्द है। पुर्तगाली शब्द देखो प्याला, आलू, तिजोरी, ये पुर्तगाली शब्द है। फ्रांसीसी देखो कारतूस, पन, बिगुल। तुर्की शब्द में देखिए कैंची, कालीन, बेगम, ये तुर्की शब्द। चीनी शब्द देखिए तूफान, चाय, लीची। यूनानी शब्द डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ। और जापानी शब्द में दीक्षा। तो ये विदेशी शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में आ गए हैं और उसी रूप में वो प्रचलित हो रहे हैं। तो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम आपको दूसरा शब्द का दूसरा रूप है रचना के आधार शब्द। रचना के आधार पर शब्द रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक मूल शब्द, दूसरा उत्पन्न योग रूढ़, जिसको कह सकते हैं हम वो। तो ये मूल शब्द, सबसे पहले मूल शब्द के बारे में आपको बता रहे हैं। मूल शब्द या रूढ़ शब्द क्या है? इसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। रूढ़, रूढ़ रचना के आधार पर शब्द भेद।
जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जो कि किसी विशेष अर्थ में परंपरा से प्रयोग में होते आ रहे हैं, ऐसे शब्दों को ऋण शब्द या मूल शब्द कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है और जो किसी विशेष अर्थ को बताते हुए आ रहे हैं वर्षों से, परंपरा से, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, गाड़ी, सेना, पशु, पुस्तक, ये ऐसे शब्द हैं जिसके खंड नहीं है, खंड करने से कोई अर्थ नहीं निकले और ये कई वर्षों से परंपरा से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए ये मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी। तो ये जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्दों के योग से बने, इसलिए इनको यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, कुछ शब्द रूढ़ या यौगिक होते हुए भी अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं। कुछ शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ वाला है, अर्थात शिव जी। नीला कंठ वाला, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल फूल। तो इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द के इतने ही भेद हैं। अब हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द भेद बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या है बता रहे हैं। देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, शवनार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्द भेद कहलाते हैं। सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ में ही होता है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है या जो शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं वे एकार्थी शब्द कह लेते हैं। जैसे पुस्तक, वृक्ष, बिल्ली आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ को बताते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर शब्द में देखिए उत्तर दिशा होता है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। तो आकाश एक शब्द है, आकाश का अर्थ आसमान भी है और आकाश का अर्थ वस्त्र भी, आकाश का अर्थ अंबर है। तो जो शब्द एक से ज्यादा अर्थ बताते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। जो शब्द समान अर्थ को बताते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे धरती, धरती को और क्या बोलते हैं? धरा, जमीन, भूमि। तो इस प्रकार समान अर्थ को बताने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। विलोम शब्द,
वे शब्द जो विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं विविध विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का उल्टा होता है दिन, ठंडा का उल्टा होता है गर्म। तो इस प्रकार विपरीत शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थी शब्द भी कहलाते हैं। सुख दुख, उच्च नीच, आशा निराशा, ये इनके उदाहरण। वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी बहुत पूजा पाठ करते रहते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें मेरे पिताजी आस्तिक। तो लंबे चौड़े भाव को कम से कम शब्दों में या एक शब्दों में बता देना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, जिसके बारे में आगे हम और विस्तार से आपको बताएंगे। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान लगने वाले परंतु अर्थ में अंतर बताने वाले। सुनने में समान लगने वाले और अर्थ में अंतर बताने वाले शब्दों को श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जब हम इनका उच्चारण सुनते हैं तो समान लगते हैं, परंतु हकीकत में जब देखते हैं तो इनके अर्थ में परिवर्तन होता है, तो उसको श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण, अवधि। अवधि का मतलब होता है समय और अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा है। तो अब हम आपको बता रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में देखो संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक और निपात आते हैं। तो विकारी शब्द लिंग, वचन और काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन और काल के बदलने के कारण से जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द जिनका लिंग, वचन और काल के कारण से कोई उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता या उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपके किताब में इसके बारे में विस्तार से और कुछ नहीं लिखा है, तो जितना लिखा है उतना हमने आपको बता दिया है। अब शब्द रचना के आधार पर हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। शब्द विचार के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन तीनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले है उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं,
या उसमें विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे विज्ञान, इसमें देखिए विज्ञान शब्द में ज्ञान मूल शब्द है और उसके आरंभ में बीच जो शब्द है वो उपसर्ग है, ये उपसर्ग और ये मूल शब्द। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। एक शब्द है निर्बल, निर प्लस बल, तो निर यहाँ पर उपसर्ग है। अनपढ़, अनपढ़ शब्द में अन जो है यहाँ पर उपसर्ग है। अभी में जैसे मैंने हमको बताया कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। और हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं हिंदी भाषा में। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, ये 3 प्रकार के उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में देखे जाते हैं। कहीं कहीं पर अंग्रेजी भाषा की भी है। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग और अंत में है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो इन तीनों के बारे में हम अब आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है तुम्हारा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत भाषा में बहुत सारे शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दों में उपसर्ग लगते हैं। इसमें देखिए उपसर्ग और उसका अर्थ और उससे बना नया शब्द आपको देखना है, समझना है। जैसे देखिए एक शब्द है यहाँ पर, संस्कृत के शब्दों में देखिए अपमान, अपमान। इसमें मान जो है मूल शब्द है और अप क्या है, उपसर्ग है। और अप का मतलब होता है बुरा, अप का अर्थ है। तो प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ है, उस अर्थ को भी जानना है। जैसे एक शब्द है अन्याय, अन्याय में देखो जो अ शब्द है वो उपसर्ग है और इसका मतलब है निषेध और अभाव। अन्न है, जैसे अत्याचार, एक शब्द है अत्याचार। तो अत्याचार में जो अति है वो उपसर्ग है और अति का अर्थ है अधिक। अधिकार, अधिकार में अधि जो है वो उपसर्ग है और अधि शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अनु, अनु, अनुचर, अनुचर में जो अनु है वो उपसर्ग है और उसका अर्थ है पीछे। अनुचर, अनुमान, अनुकूल। अभिमान, अभिमान में अभी, अभी का अर्थ और सामने है। अभिमान, अभिषेक, अभियान, ये नए शब्द बने जो कि अभी उपसर्ग से बनते हैं। अवगुण, अवगुण में अव जो है वो उपसर्ग है और इसका अर्थ है बुरा और नीचे। उसी प्रकार आप देखिए उपवन, उपवन में उप जो है
वो उपसर्ग है और उसका अर्थ है समीप या छोटा। कुसंग, कु का अर्थ है यहाँ पर बुरा, और कु यहाँ पर उपसर्ग है। कुसंग में कु उपसर्ग है और इसका अर्थ है बुरा। कुसंग, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, कुकर्म। इस प्रकार संस्कृत भाषा के बहुत सारे उपसर्ग आपकी किताब में उदाहरण के रूप में लिखे हैं, जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब आपको हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग के बारे में बता रहा हूँ। अधपका, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग में अधपका, अधमरा, अधकचरा। तो अध उपसर्ग है और अध का मतलब है आधा। तो अधपका में अध प्लस पका, तो अध यहां पर हो जाएगा उपसर्ग। अनजान, अनजान का मतलब होता है अभाव या निषेध। अन का अर्थ है अभाव या निषेध। अनचाहा, अनपढ़, तो अन यहाँ पर उपसर्ग है। निडर, निडर में नी जो है वो उसका अर्थ है नहीं है। निडर, निहत्था, निकम्मा। तो ये नी से नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। परदेश, परदेश में जो पर है वो उपसर्ग है और पर का अर्थ है पराया। भरपेट, भरपेट में भर जो है उपसर्ग है और उसका अर्थ है पूरा। भरसक, भरपूर। तो स या सु का अर्थ है अच्छा। सपूत, एक उपसर्ग वाला शब्द है सपूत, जिसमें स क्या है उपसर्ग है और स का यहाँ पर अर्थ है अच्छा। सजल, सुडोल, सुजान, ये हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ला देते हैं। अब अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग में आपको बता रहा हूँ। कमजोर, कम खर्च, कम उम्र। तो उसमें जो कम है जिसका अर्थ हीन है वो उपसर्ग है, और जोर जो है वो मूल शब्द है। कम खर्च में जो कम है वो उपसर्ग है और खर्च जो है वो मूल शब्द है। खुश नसीब, खुश मतलब होता है अच्छा। खुश उपसर्ग है और नसीब यहाँ पर मूल शब्द है। उसी प्रकार देखिए गैर हाजिर, गैर हाजिर में जो गैर है वो उपसर्ग है और हाजिर जो है वो मूल शब्द है। इसी प्रकार देखिए लाइलाज, लाइलाज में ला जो है वो उपसर्ग है, इसका अर्थ है बिना। लाजवाब, लापरवाह है। बेईमान में देखो बे उपसर्ग है और इसका अर्थ है बिना। बेकरार, बेरहम, ये सब में बे शब्द उपसर्ग है और इसका अर्थ बिना होता है। तो बदनाम, बदनाम में बद जो है उसका अर्थ है बुरा और ये उपसर्ग है, यही है बद उपसर्ग भी है। तो बदनाम, बदनसीब, बदसूरत, बदरंग। इस प्रकार अरबी और फारसी भाषा के भी उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में हैं। अब अंग्रेजी भाषा के देखो, वाइस चांसलर, वाइस यहाँ पर उपसर्ग है और चांसलर जो है वो बोल सकता है। डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी जो है वो उपसर्ग है और कलेक्टर जो है वो बोल सकता है। ऐसे अंग्रेजी के हेडमास्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो
उपसर्ग के रूप में काम करते हैं और उनसे अंग्रेजी भाषा में भी उपसर्ग बने हुए हैं। तो अब हम आपको प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लेकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलेबी, जलेबी बस देखिए यहाँ पर सबसे पहले जलेबी एक शब्द था, ये वस्तु है। इसके अंत में जब हमने वाला प्रत्यय लगाया तो इसका अर्थ बदल गया, ये बन गया जलेबी वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो जलेबियां बेच रहा है। तो जलेबी शब्द के अंत में वाला लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया, एक नए शब्द का निर्माण, इसलिए ये प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय की विशेषता है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और अंत में लगने से नए शब्द का निर्माण होता है और इनका भी कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, कृत प्रत्यय बता रहे हैं। तो यहां पर पढ़ मूल शब्द, पढ़ क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द। और आई जो है वो कृत प्रत्यय है। आई जो है, इसी प्रकार लिखाई भी होगा, लिख प्लस आई, इसमें लिख जो होगा वो मूल शब्द होगा और आई जो होगा वो कृत प्रत्यय होगा। मिलन एक शब्द है, मिलन, मिल प्लस अन्न, तो यहाँ पर अन्न है, मिल में जो अन्न है वो कृत प्रत्यय है। बुलावा, बोल प्लस आवा, बुलावा, तो ये आवा जो है वो कृत प्रत्यय है। पियक्कड़ या भुलक्कड़, पियक्कड़ में पी जो है वो मूल शब्द है और अक्कड़ जो है वो कृत प्रत्यय है। भुलक्कड़ में वैसे ही होगा, भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़, तो इसमें भूल मूल शब्द है और अक्कड़ क्या है? कृत प्रत्यय है। लेनदार, देनदार, लेनदार में लेना प्लस दार, तो यहाँ दार जो है वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। कृपालु, कृपा प्लस आलू, दयालु, दया प्लस आलू, तो कृपा और दया यहाँ पर मूल शब्द है और आलू जो है वो कृत प्रत्यय है। घटिया, बढ़िया, तो घटिया घट प्लस इया, तो यहाँ पर इया जो है वो कृत प्रत्यय
अब हम आपको बताते हैं तद्धित प्रत्यय। जिसको कृदंत तद्धित प्रत्यय, इसको कृदंत भी है, इसका दूसरा नाम कृदंत भी है। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उसे तद्धित या कृदंत तद्धित प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। फिर से, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लोहार, सोनार, लोहा प्लस आर, लोहा प्लस आर, यहाँ पर लोहा मूल शब्द और आर जो है वो तद्धित प्रत्यय है। तो सोनार, सोना प्लस आर सोनार, पत्रकार या चित्रकार, चित्र प्लस कार, तो कार जो होगा वो तद्धित प्रत्यय है। धनवान, धन प्लस वान, गाड़ीवान, गाड़ी प्लस वान, तो वान, वान जो है अंत में जो लगा है, धन प्लस वान, धन प्लस वान, धनवान, तो धन यहाँ पर मूल शब्द है और वान जो है वो तद्धित प्रत्यय है। उस पर चतुराई, चतुर प्लस आई, चतुर मूल शब्द है और आई जो है वो प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। अपनापन या परायापन में अपना जो है वो मूल शब्द है और पन जो है वो तद्धित प्रत्यय है। रंगीन, रंग प्लस ईन, रंगीला, रंग प्लस ईला, तो ये रंगीला में रंग मूल शब्द और ईला जो है वो प्रत्यय है। गुलाबी, गुलाब प्लस ई, इकाई, गुलाबी। धनी, धन प्लस ई, इकाई, धनी, तो ये ई जो होगा वो ये तद्धित प्रत्यय होगा। नमकीन, नमक प्लस ईन, ईन जो होगा वो तद्धित प्रत्यय यह कहलाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर देवरानी, देवर प्लस आनी, आनी प्रत्यय हो जाएगा। पुत्रवान, पुत्र प्लस वान, तो वान प्रत्यय हो जाएगा। दगाबाज, दगा मूल शब्द, बाज प्रत्यय हो जाएगा। देवत्व में देव जो शब्द मूल शब्द बन जाएगा और त्व जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि कहीं कहीं हमको उपसर्ग प्रत्यय एक साथ भी नजर आते हैं। जैसे उपकारी, उप प्लस कार प्लस ई, उपकार, उपकारी, उप प्लस कार प्लस ई, देखो उपसर्ग है, कार मूल शब्द है और ई है प्रत्यय। तो भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जहां उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी आए। सम्मानित, तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत जो है वो प्रत्यय है। तो उसी पर अपमानित, अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें प्रत्यय और मूल शब्द एक साथ भी आए। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम आपको कुछ विशेष बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी किताब में प्रत्यय
क्रिया करने, क्रिया से जुड़कर भाववाचक जो संज्ञा बनने शब्दों की रचना हुई है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। भाववाचक संज्ञा से बनने वाले भी तद्धित प्रत्यय बताए गए हैं और संबंधवाचक से बना है, गुणवाचक से बना है, बहुवचन में बनाया है। तो तद्धित का विभिन्न रूपों में यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, कृत प्रत्यय को क्रिया का बोध करने वाले हैं, पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, ये क्रिया के कर्ता का बोध करते हैं, इससे बना है। क्रिया का कर्म बताने वाले हैं, जैसे चटनी, बिछौना, खिलौना। क्रिया करने का साधन करने वाले हैं, जैसे ढकना, फांसी। क्रिया से जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं, जैसे मिलन, मिल प्लस अन है, लड़ाई, लड़ प्लस आई। तो तद्धित प्रत्यय में देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द हैं, लड़का प्लस पन, लड़कपन, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, चोर प्लस ई, चोरी। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं। मूल सबसे छोटा होने का बोध कराने वाले कुछ शब्द हैं, दीपा प्लस इया, डिपिया, घंटा प्लस ई, घंटी। जीविका या व्यवसाय बनाने वाले शब्द हैं, जैसे सांप प्लस एरा, सपेरा, सोना प्लस आर, सोनार। जमींदार, जमीन प्लस दार, जमींदार। गाड़ी प्लस वाहन, गाड़ीवान। कलाकार, कला प्लस कार, कलाकार। जादूगर, जादू प्लस गर। तो ये जीविका और व्यवसाय बताने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। संबंधवाचक विशेषण बनाने वाले, जैसे बंगाल प्लस ई, बंगाली, पंजाब प्लस ई, पंजाबी। ये संबंधवाचक विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। गुणवाचक में देखिए, धन प्लस ई, धनी। रस प्लस ईला, रसीला। लाड़ प्लस ला, लाडला। बाजार प्लस ऊ, बाजारू। तो ये गुणवाचक विशेषण बनते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बने हैं। इसके अलावा देखिए तुम्हारी किताब में बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय बने हैं। लताएं, लता प्लस ए, सॉरी, लता प्लस ए, लताएं। नदियां, नदी प्लस या, अंत में जो या लगा है और ऊपर चंद्र बिंदु है, ये बहुवचन बताने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के साथ साथ कुछ और भी विशेष बातें बताई गई हैं, जिसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। एक प्रत्यय जो है जोड़ने वाले शब्द हैं, जैसे दैनिक, दिन प्लस इक। भौतिक, भूत प्लस इक। मासिक, मास प्लस इक। लौकिक, लोक प्लस इक, लौकिक। तो ये प्रत्यय में ऐसे भी एक प्रत्यय जोड़ने से कुछ बदलाव आते हैं। अब हम आपको इस चैप्टर का अंतिम जो है लेसन समास, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, समास के संबंध में हम आपको क्या बता रहे हैं। समास समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में करना, छोटा करना। शब्द समूहों को छोटा करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। शब्द समूहों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, शब्द समूह को छोटा करके नए शब्द बनाने
की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में देखिए, जैसे नीला है जो कमल, उसको बोल देंगे दानवीर। दान में जो वीर है दानवीर है। राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो इस प्रकार शब्द समूह को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे भाई और बहन, उसको हम संक्षेप में लिखें तो भाई बहन। तो ये घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ये समास बन गया। रसोई के लिए घर, रसोई घर। जल में उत्पन्न, जलज। तो इस प्रकार शब्द समूह को छोटा करने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। अब बताते हैं समस्त पद। शब्दों के मेल से बने हुए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। शब्दों के मेल से बने हुए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो ये जो रसोई घर होगा वो समस्त पद। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। जो विद्यालय होगा वो समस्त पद। तो शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे महान है जो आत्मा, महात्मा। तो महात्मा यहाँ पर समस्त पद है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या होगा, वह नीलकंठ समस्त पद होगा। तो समस्त पद को समास विग्रह, अब बताते हैं आपको समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जिस प्रक्रिया से समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है वह समास विग्रह कहलाता है। संक्षेप में बोलूं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। त्रिलोक, एक शब्द है त्रिलोक, ये समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा तीन लोगों का समूह। ये जो तीन लोगों का समूह है ये समास विग्रह कहलाता है। पाठशाला, पाठशाला समस्त पद है। इसको हम अलग किए तो अलग करने से क्या बन जाएगा, पाठ के लिए शाला। तो पाठ के लिए शाला जो शब्द वाक्य बना यह समास विग्रह कहलाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जो नेत्र से हीन है, तो नेत्र से हीन जो है वह समास विग्रह है। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है अव्ययी भाव समास। अवयवी का मतलब, अवयव का मतलब होता है अविकारी। जिस समास पद का पूर्व पद अवयव हो और वो प्रधान भी हो, जिस समास पद का पूर्व पद अवयव हो और वो प्रधान भी हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, विग्रह करेंगे तो ये बनेगा शक्ति के अनुसार। बीचों बीच, बीची बीच में। प्रतिदिन, दिन दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। प्रत्येक, एक एक। अनुरूप, रूप के अनुरूप।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस समास का समस्त पद, जिस समास की समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होता है या अवयव होता है और उससे योग से जो शब्द बनते हैं वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। एक और विशेष बात देखिए, समस्त पद का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और समस्त पद का जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, विग्रह करेंगे तो बनेगा रसोई के लिए घर। इसमें जो दूसरा पद घर है वो प्रधान है। पाठशाला, तो इसमें जो दूसरा पद शाला है वह महत्वपूर्ण है, पाठ के लिए शाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। वनवास, वन में वास। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। गंगा जल, गंगा का जल। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब देखिए कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद परस्पर विशेषण और विशेष हों और उपमा और उन दोनों में समानता दिखाई गई हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध हो वो कर्मधारय समास है। इसको इस प्रकार भी समझिए थोड़ा सा। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और विशेष, जिस समास का पहला पद विशेषण या विशेष या उपमान और उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, विग्रह करने पर क्या बनेगा? नीला है जो कमल है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी है। और इसको उपमान और उपमेय में देखें तो चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कर कमल, कमल के समान कर। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इस प्रकार यह कर्मधारय समास कहलाता है। चौथा देखिए द्विगु समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाची, इसको ये समझें कि जिस समास का समस्त पद संख्यावाची, संख्या के बाद है, पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी संख्या की सूचना देता हूँ। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो पहला पद संख्या चार के बारे में बता रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। दोपहर, दोपहर शब्द में देखिए विग्रह करेंगे दो पहरों का समय, तो दो शब्द है वो संख्या बता रहा है। नवग्रह, नवग्रह में जो 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पर 9 जो है वो संख्या के बारे में बता रहा है। चौमासा, 4 मासों का समूह, तो 4 शब्द संख्या के बारे में बता रहा है। इस कारण से ये द्विगु समास है। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख है। खट्टा मीठा,
खट्टा और मीठा, हार जीत, हार या जीत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान है और बीच में और या योजक जुड़े हैं। द्वंद्व समास की पहचान है, इसके मध्य में दो शब्दों के बीच में और लगता है, या लगता है या अथवा लगता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पति पत्नी, पति और पत्नी। इसके बाद है अंतिम बहुब्रीहि समास। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान ना हो बल्कि वो किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहा हो तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, पूर्व पद या उत्तर पद में कोई भी प्रधान ना हो और वे किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हों तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शंकर भोलानाथ। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में तीसरा पद प्रधान है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और वो अन्य पद की ओर संकेत कर दो या अन्य पद जिसमें प्रधान हो वह बहुब्रीहि होता है। बहुब्रीहि समास में पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता, अन्य जो पद होता है वो प्रधान होता है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। मृग नैनी, मृग के समान नैनों वाली कोई भी स्त्री, कोई भी महिला। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो इस आधार पर ये सारे विषय को समझाने के बाद आशा है आपको समझ में सब आया होगा। 4 लेसन हमने आपको इस महीने के अंदर 4 लेसन पढ़ा दिए हैं। ग्रामर के चारों लेसन को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न उत्तर आप बना सकते हैं किताब में उसको बनाइए, और जो नहीं बनेगा उसके लिए आप कोशिश करते रहिए। जब स्कूल खुलेगा तो हम आपको फिर सभी प्रश्न के उत्तर बताएंगे। जो आप काम कर सकते हैं अभी फिलहाल छुट्टियों में उसको ज़रूर पढ़िए। 1 से लेकर 4 ग्रामर का 1 से लेकर 4 पाठ को ग्रामर की पुस्तक से हैं आपको पढ़ना है और जो प्रश्न उत्तर बना सकते हैं उसको बनाइए। इसके अलावा देखिए, तुम्हारी किताब के पीछे पत्र और निबंध दिए हैं। जितने भी पत्र लिखे हैं उन सबको पढ़िए और जितने भी निबंध लिखे हैं उसको भी पढ़िए। ये दोनों पत्र और निबंध को आपको पढ़ना है और समझने का प्रयास कीजिए, उसमें क्या चीज़ आपको बताई गई। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और पैराग्राफ राइटिंग और मुहावरे, लोकतियाँ, ये आप पिछली सब क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका विस्तार रूप तुम्हारी 8वीं की किताब, उसको भी खोलिए और पढ़िए। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि भाषा सीखने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। व्याकरण से ही हमको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना हम सीखते हैं। तो व्याकरण पढ़ाने से पहले पढ़ लो ज़्यादा अच्छा। तो सभी पत्रों को पढ़िए, सभी निबंधों को पढ़िए, पैराग्राफ को पढ़िए, मुहावरों को पढ़िए,
जो भी हम सब बता रहे हैं सबको पढ़िए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक से हमने आपको मुस्कुराना धर्म है कविता तक पढ़ा दिया है। जो जहाँ तक हमने पढ़ा दिया उतने लेसन को आप पढ़िए। जो प्रश्नोत्तर आप बना सकते हैं किताब के अंदर बनाइए, और जब स्कूल खुलेगा उसके बाद हम उसमें चेक करेंगे कि आपने कितना सही बनाया है। फिलहाल जो आपको काम दिया जा रहा है एक लेसन से लेकर मुस्कुराना धर्म है लेसन तक आपको पढ़ना है और प्रश्नोत्तर बनाना है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।